बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। हमारा कैंप 502 का लेक्चर 3 है। आज हम पढ़ रहे थे नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जिसमें से आज हम देखेंगे एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्वेशन, सॉल्वोलाइसिस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन की अगर बात करें हम, तो एसिड बेस रिएक्शन, इसमें एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट और सेम सॉल्वेंट बनता है। तो पोलर कंपाउंड या आयोनाइजिंग सॉल्वेंट जो होते हैं वो क्या है, सेल्फ आयोनाइजिंग होती है। उनमें क्या होती है, सेल्फ आयोनाइजिंग होती है, जिसमें जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, H2O प्लस H2O हो गया तो ये सेल्फ आयोनाइज हो के क्या बनेगा, H3O प्लस एंड OH नेगेटिव। इसी तरह NH3 है, अमोनिया है हमारे पास, ये भी सल्फ आयोनाइज होता है। अब एसिड की क्या होती है, एसिड वो कंपाउंड, वो कौन से जो किसी भी सॉल्वेंट में किसकी कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन को इंक्रीज़ कर दें, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और बेस की डेफिनेशन क्या है, बेस की ये है कि जो किसी भी सॉल्वेंट में अगर वो कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन की इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएगा। इसी तरह अगर मैंने अभी कहा है कि सॉल्वेंट और एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्व और सेम सॉल्वेंट बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं HCl है और NaOH का अगर हम रिएक्शन करवाएं तो मेरे पास ये HCl है, सॉरी ACl नहीं है, HCl लिखना है, और बेस मेरे पास NaOH है। तो मेरे पास क्या बनेगा, NaCl साल्ट बनेगा और सॉल्वेंट बनेगा। इसी तरह नीचे H2SO4 एंड CaOH2 मेरे पास है। जब इसका रिएक्शन कराएंगे एसिड और बेस का तो मेरे पास CaSO4 बनेगा और प्लस में 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। इसी तरह जैसे हम एग्जांपल ले लें, अमोनियम जो साल्ट है ये लिक्विड अमोनियम में क्या करता है, बिहेव एज एसिड करता है, क्योंकि ये कैटाइन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। तो ये इसकी एग्जांपल थी हमारे पास। इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है आगे, नेक्स्ट हमारा दूसरा रिएक्शन है सॉल्वेशन रिएक्शन। सॉल्वेशन रिएक्शन की बात करें तो ये सॉल्वेशन क्या होता है, जब भी हम सल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो सल्यूट की केमिकल लिंकेज सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ जो होती है विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ, तो हम इसे कहते हैं सॉल्वेशन। के सेंटर में सल्यूट में, ये आप फिगर में देख सकते हैं, NaCl के अगर एग्जांपल ले तो सेंटर में Na का मॉलिक्यूल होगा, Na प्लस कैटाइन होगा और उसके इर्द गिर्द क्या होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो कि आपस में जुड़े होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ज़रिए, तो इसे हम कहते हैं सॉल्वेशन रिएक्शन। अगर हम देखें दोनों में फ़र्क सॉल्वोलाइसिस एंड सॉल्वेशन में, तो सॉल्वोलाइसिस में ऑटो आयोनाइजेशन होती है, लेकिन सॉल्वेशन में ऑटो आयोनाइजेशन नहीं होती, बल्कि ये क्या करते हैं, सल्यूट के साथ लिंकेज होती है सॉल्वेंट की। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये लिंकेज होती है, केमिकल लिंकेज, ये किन फोर्सेस से हो सकती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हो सकती है। ये कोई इसमें के बीच कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है जो कि लिवे। उसके बाद अगर हम देखें तो मेरे पास आयन डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकती है। अब अगर हम देखें जो इसका प्रोडक्ट बनेगा इसके सॉल्वेशन के दौरान, उसे हम कहेंगे सॉल्वेट। और अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अगर ये होता है तो फिर हमारे पास ये लीवेस बेस और लीवेस एसिड के तौर पे रिएक्ट करेगा, मतलब डोनर और एक्सेप्टर की बेस पे होगा, अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये लिंकेज होती है सॉल्वेंट और सल्यूट के दरमियान। तो उसके बाद अगर देखें हमारे पास H2O है, अगर हम लेते हैं सॉल्वेंट, तो H2O सॉल्वेंट अगर लेते हैं तो इसे हम कहेंगे
हाइड्रेशन। जब हमारे पास लिक्विड अमोनिया होगा सॉल्वेंट तो हम उस वक्त कहेंगे अम्यूनेशन। अगर अल्कोहल है तो अल्कोलेशन, इसी तरह हाइड्रोजीन है तो हाइड्रोजीनेशन, ईथर है तो इथरेशन। ये हमारे पास नेम होंगे उस वक्त जब ये सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो हम उनको पर अपन। और सॉल्वेंट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे, अगर जब हम H2O यूज़ करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा उसे हम क्या क्या कहेंगे, हाइड्रेट है। तो इसी तरह अमोनिया के केस में म्यूनेट है, अल्कोलेट हो गया, हाइड्रोजीनेट हो गया, इसी तरह इथरेट हो गया। आगे देखें तो हमारे पास इसके एग्जांपल BF3NH3 अगर जब रिएक्शन करें तो हमारे पास अम्यूनेट, क्योंकि अमोनिया हम यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, अम्यूनेट, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है। नंबर 3 पे आ जाती है सॉल्वोलाइसिस आर सॉल्वेटिक रिएक्शन। सॉल्वोलाइसिस आर सॉल्वेटिक रिएक्शन क्या होते हैं, ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो इसमें सेल्फ आयोनाइजेशन होती है। अगर हम देखें सॉल्वेंट जो होता है सॉल्वोलाइसिस में, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में, जिसमें से एक हमारे पास होता है 2 पार्ट्स में होता है, जिसमें से एक या दोनों पार्ट्स क्या हो सकते हैं, सल्यूट के साथ अटैच हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 1 आर बोथ अटैच्ड विद सल्यूट, उसमें से एक या दोनों पार्ट्स भी अटैच हो सकते हैं सल्यूट के साथ। दूसरी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अदर कैटाइन और एनाइन इंक्रीज़ हो जाती है। इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होती है या तो कैटाइन की या एनाइन की इंक्रीज़ होगी, और अगर ये ऐसा हो रहा है तो फिर इसमें क्या हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सेल्फ आयोनाइजेशन हो रही है। तो हमारे पास इस H2O अगर सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं तो हम क्या कहेंगे, इसे रीड करेंगे हाइड्रोलाइसिस। इसी तरह लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं तो हम कहेंगे अमोनोलाइसिस। इसी तरह अल्कोहल यूज़ करते हैं तो अल्कोलाइसिस। ये उसकी सॉल्वोलाइसिस, ये उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। एग्जांपल में हमारा क्या है, क्योंकि सेल्फ आयोनाइजेशन हो रही है। अगर हम H2O की अगर सेल्फ आयोनाइजेशन तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। इसी तरह CuSO4 हमारे पास है और प्लस में 4H2O, तो हमारे पास CuOH2 बना है और आगे सल्फेट आयन बने और हाइड्रोनियम आयन बना है। तो ये जो दो पहले रिएक्शन है इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन क्या आती है, इंक्रीज़ होती है, और जो दूसरा है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन इंक्रीज़ होती है। CN नेगेटिव साइनाइड और वाटर के साथ जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, थर्ड रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन इंक्रीज़ होती है, पहले दो में कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन इंक्रीज होती है। तो अमोनोलाइसिस की बात करें तो मेरे पास अगर जब हम अमोनिया यूज़ करेंगे तो अमोनोलाइसिस में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ दोनों की NH4 प्लस या NH2 की किसी की भी बढ़ सकती है, लेकिन इस केस में हमने देखा कि किसी एक की बढ़ रही थी, या तो कैटाइन की या एनाइन की। तो अब चलते हैं चौथे के, हमारे पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और मेटाथेटिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होती है जब भी कोई हम दो लिक्विड आपस में कंबाइन करते हैं, जब दो भी सॉल्यूशन को आपस में कंबाइन करते हैं हमारे पास क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये बेस करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा उस पे बेस करता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसके साथ कैसी है, तो ये उसकी बेस पे बढ़ता है। अगर हम सॉल्युबिलिटी के दौर से तो हम उस वक्त किस नतीजे पर पहुंच रहे होंगे, तो हमें सॉल्वेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा। ये जब सॉल्वेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा तो इसका सीधा मतलब ये क्या होगा कि ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। अब ये नीचे आप एग्जांपल इसकी देख सकते हैं कि जैसे मेरे पास AgNO3 है और प्लस BaCl2 को जब इक्वस सोल्यूशन में मैंने मिक्स किया तो मेरे पास क्या बने हैं, AgCl प्रेसिपिटेट हो गए हैं, मतलब इंसॉल्युबल हैं AgCl इन वाटर में, और मेरे पास BaNO3 बना है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो AgCl प्लस B, इसका रिवर्स में जब करूँगा तो रिवर्स मुझे इक्वस में नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट चेंज करने पड़ेगा। अगर मैं रिवर्स में जाता हूँ तो AgCl प्लस BaNO3 अगर लिक्विड अमोनिया के साथ में करता हूँ तो मेरे पास क्या BaCl2 के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे और प्लस में 2AgNO3 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं सॉल्वेंट के चेंज करने से हमारे प्रेसिपिटेशन के मेथड में आप देख सकते हैं कि हमारे रिएक्शन भी चेंज हो रहा है। इसी तरह आगे चलते हमारे पास आ जाता है
रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये सेम टाइप होते हैं, मतलब रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में होती है, साइमल्टेनियसली होती है, बट इनमें से एक फास्ट होगी एंड अदर स्लो होगी। जैसा कि H2O सस्पेक्टेबल हो सकता है कि ये इसकी रिडक्शन हो, और अगर इसकी रिडक्शन होती है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जिसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, तो वो क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और वो इसे रिड्यूस इसकी रिडक्शन कर देगा। तो इस तरह वाटर जो है ज़्यादा फेवरेबल होगा ऑक्सीडेशन के लिए, और जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमारे पास हैं वो क्या होंगे, रिडक्शन के लिए। तो ये हमारे पास था आज के रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम ये कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।